नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द सिविल पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 83 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 82 तक दोस्तों हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। एक बार पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन में द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्टील। दोस्तों जो हमारी स्टील होती है उसका आपको बताना है अल्फा। अल्फा को क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं थर्मल कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मीन्स 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। इसको लिखेंगे ऐसे 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं। पूछता है तो पहले लिखेंगे, ये हमने जान लिया अल्फा के बारे में। स्टील का देख रहे हैं हम दोस्तों, अल्फा एस। अगर पूछा जाए दोस्तों यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग मॉडुलस, तो ये कितना होता है? इसको डिनोट करते हैं ई से। ये होता है दोस्तों 2 इंटू 10⁵ MPa। MPa मीन्स न्यूटन पर एम स्क्वायर। फिर दोस्तों म्यू का वैल्यू पूछता है जिसको बोलते हैं पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो ये भी पूछता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा आपका 0.3। अब बात करते हैं दोस्तों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये भी आपको ध्यान रखना है। रिजिडिटी क्या होता है ये आपको खुद पता होगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम डिनोट करते हैं जी से। और ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो देखो इसका वैल्यू पूछा जाता है तो इसका वैल्यू लिखेंगे जी इक्वल टू 0.769 इंटू 10⁵ MPa। ठीक है, तो एक हमने क्वेश्चन नंबर 83 कंप्लीट कर लिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं दोस्तों। एज पर IS 456 स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ F ऑफ कंक्रीट में बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ H। तो आपको बताना है दोस्तों जो हम स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं कंक्रीट की, वो कैसे निकालते हैं, मतलब कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो दोस्तों, एक होता है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ इन फ्लेक्चर। इसको दोस्तों हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इन बेंडिंग भी बोलते हैं इसको, बेंडिंग। ध्यान रखना है आपको। इसको हम मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर। निकालते कैसे हैं? ये होता है दोस्तों आपका 0.7 √FC के, और इसको डिनोट करते हैं FCR से। ठीक है, अब बात करते हैं स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसको लिखेंगे दोस्तों FCT। ये होता है दोस्तों 0.66 FCR। अब देखो FCR का वैल्यू रखेंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा ये 0.66 इंटू 0.7 √FC के। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 7×42 2 4 7×42 और 4 48। तो आ जाएगा दोस्तों 0.48। देखते हैं एक बार काउंट करके इसको, 0.66 इंटू 0.7, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 0.46 √FC के। इसमें देखते हैं, इसमें दोस्तों आपका कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए सभी ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन एक बार चेक कर लेना। देखो हमारा कितना आया है, हमारा आया दोस्तों FCT इक्वल टू 0.46 √FC के। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन इसके रॉन्ग हो जाएंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि FCT जो होती है वो होती है दोस्तों 0.66 FCR। एक दोस्तों एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, अभी याद आया मुझे, कि जो हमारा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, एक्सपेंशन
कोफिशेंट ऑफ कंक्रीट इक्वल होता है दोस्तों अल्फा एस के। मतलब कि अगर बात की जाए कंक्रीट और स्टील में तो दोनों का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इक्वल होता है, सेम होता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? जिससे कि परफेक्ट बॉन्डिंग बनी रहे, परफेक्ट बॉन्डिंग के लिए। क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है कि कितना स्टील में दोस्तों इलोंगेशन होगा जब हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे 1 डिग्री, ठीक है। तो अगर इन दोनों का वैल्यू अलग है, मतलब कंक्रीट में अलग है अल्फ़ा और स्टील में अलग है, तो आप देखेंगे दोस्तों अगर कंक्रीट में ज़्यादा है तो कंक्रीट ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगी, जबकि स्टील कम एक्सपांड होगी। या फिर स्टील में ज़्यादा है तो स्टील ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगी, कंक्रीट कम एक्सपांड होगी। तो दोस्तों क्या होगा, उनके बीच में जो परफेक्ट बॉन्डिंग है वो नहीं रह पाएगी, बॉन्डिंग इसकी अफेक्ट होगी, मतलब लूज हो जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 पर। सैंपल ऑफ क्ले एंड ए सैंपल ऑफ सैंड हैव द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशियो। देखो दोस्तों यहाँ पर दो सैंपल दिए हैं, एक क्ले का है और एक सैंड का है। दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है, ठीक है, और वॉइड रेशियो भी सेम है। देयर परमेबिलिटीज वुड डिफर बिकॉज, बट इनकी दोस्तों परमेबिलिटीज डिफरेंट होती है। क्यों? ऐसा बताना है आपको कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है। यहाँ पर दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देयर पोरोसिटीज वुड बी डिफरेंट, मतलब पोरोसिटी डिफरेंट होगी, देखेंगे इसको भी। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, देयर डिग्री ऑफ सैचुरेशन वुड बी डिफरेंट, मतलब एस दोनों का डिफरेंट होगा, इसको भी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, देयर डेंसिटीज वुड बी डिफरेंट, मतलब इनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, इसको भी देखेंगे। दिस साइज रेंज ऑफ देयर वॉइड्स वुड बी डिफरेंट। देखो पहले आपको समझना होगा दोस्तों कि व्हाट इज परमेबिलिटी। परमेबिलिटी दोस्तों आपकी सोइल की एक प्रॉपर्टी होती है, सोइल की एक प्रॉपर्टी होती है जो अलाउ करती है दोस्तों, विच अलाउ द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दी वॉइड्स। तो एक बात बताओ, ये वॉइड पर डिपेंड कर रही है। अगर वॉइड ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा होगा दोस्तों वॉइड, तो इसका मतलब क्या, बड़ा होना चाहिए। देखो ज़्यादा से मतलब नहीं है, ये रेट नहीं बताता है, ये कभी भी रेट नहीं बताता है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है समझने में कि परमेबिलिटी एक रेट बताता है दोस्तों, ये रेट कभी नहीं बताता है, ठीक है। ये परकोलेशन को नहीं बताता है कि परकोलेशन कितना होगा। ये सिर्फ क्या करता है दोस्तों, ये एक इसकी प्रॉपर्टी है और जो डिपेंड करेगी वॉइड्स के साइज पर, ठीक है, ना कि नंबर ऑफ साइज पर, नंबर ऑफ वॉइड पर। नंबर ऑफ वॉइड पर क्यों डिपेंड नहीं कर रही है दोस्तों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, ये साइज पर डिपेंड कर रही है। साइज जितना बड़ा होगा उतनी आपकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, और नंबर ऑफ वॉइड जितने ज़्यादा होंगे दोस्तों, इसका मतलब क्या है, उसकी पोरोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर ये नंबर ऑफ वॉइड्स पर डिपेंड करता है तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट ये डिपेंड करता है दोस्तों पोरोसिटी पर, बट ये साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसकी वजह से आपको रेट मिलता है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द साइज रेंज ऑफ देयर वॉइड्स वुड बी डिफरेंट। अगर दोस्तों बात की जाए क्ले में, चलो एक डिस्कशन और कर लेते हैं क्ले और सैंड के ऊपर। क्ले, तो क्ले में दोस्तों स्मॉल साइज के वॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे, स्मॉल साइज वॉइड, बट नंबर ऑफ वॉइड ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होंगे। इसलिए दोस्तों इसकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी पोरोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि इसके जो परमेबिलिटी है वो दोस्तों कम होती है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए सैंड में, तो सैंड में दोस्तों ये इसका रिवर्स है, मतलब इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी और इसकी पोरोसिटी कम होगी, ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज। अब पहले समझना है, देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है दोस्तों जब सीपेज होता है किसी भी अर्थ मास से तो डायरेक्शन क्या रहती है सीपेज की। तो दोस्तों आपको समझना है सीपेज है क्या वास्तव में। देखो एक होता है दोस्तों सीपेज, एक होता है परकोलेशन।
एक होता है दोस्तों इन्फिल्ट्रेशन। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इनमें डिफरेंस। अगर आप अच्छे लेवल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लें। तो दोस्तों सीपेज, परकोलेशन, इन्फिल्ट्रेशन, ये सभी क्या है दोस्तों, आइए समझते हैं। देखो सीपेज का मतलब क्या होता है। सीपेज का मतलब होता है दोस्तों फ्लो ऑफ वाटर या लिक्विड वाटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा है वाटर का या लिक्विड का तो उसको बोलेंगे सीपेज। और दोस्तों परकोलेशन क्या होता है, परकोलेशन होता है जब ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों, इन्फिल्ट्रेशन देखो सीपेज आपका दोनों टाइप से हो सकता है, एक तो ऊपर से नीचे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। बट परकोलेशन हमेशा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सीपेज दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, सीपेज हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और वर्टिकली भी हो सकता है। अब समझते हैं दोस्तों इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। देखो परकोलेशन में क्या होता है, वाटर जब परकोलेट करता है तो दोस्तों ये ग्राउंड वाटर लेवल से मिल जाता है। आपने, ये हमारा दोस्तों ग्राउंड है, ठीक है, और जब इस पर ऐसे रन ऑफ जाएगा तो कुछ वाटर ऐसे परकोलेट करके ग्राउंड में मिल जाएगा और कुछ वाटर दोस्तों बीच में ही रह जाएगा। तो जो आपका बीच में रहा है, जिसको सोइल ने एब्जॉर्ब कर लिया है, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इन्फिल्ट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों में इनमें डिफरेंस है। अब समझते हैं दोस्तों सीपेज हम कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे मैं पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं कराऊंगा, यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है, तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों डायरेक्शन ऑफ सीपेज। तो दोस्तों अगर ऐसे फ्लो हो रहा है वाटर का, ठीक है, तो सीपेज की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगा दोस्तों फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तो सीपेज की डायरेक्शन होगी दोस्तों जिस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आपका सीपेज होगा, ये तो जाहिर सी बात है भाई, ठीक है। बट यहाँ पर पूछा है दोस्तों इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन क्या होती है। तो आइए देखते हैं, एक फ्लो नेट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसकी मदद से समझेंगे। ये हमारा फ्लो नेट है दोस्तों, ये हमारा फ्लो नेट। इसमें इन लाइन को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं दोस्तों फ्लो लाइन या फिर स्ट्रीम लाइन। एफएम में पढ़ा होगा आपने स्ट्रीम लाइन क्या होती है। ये दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन। तो देखो फ्लो कैसे होगा दोस्तों, फ्लो ऐसे होगा, फ्लो ऐसे होगा। तो आप देख रहे हैं कभी भी स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस कभी भी फ्लो नहीं होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रीम लाइन जो ये हैं इनके अक्रॉस कभी भी फ्लो नहीं होगा, हमेशा दोस्तों किसके अक्रॉस फ्लो होगा, इक्विपोटेंशियल लाइन के अक्रॉस फ्लो होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल लाइन। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना होगा स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको आइए समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे नो फ्लो अकर्स अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन आर ऑर्थोगोनल, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखेंगे दोस्तों लॉस ऑफ हेड बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइन, लिखेंगे लॉस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइन
इसको लिखेंगे दोस्तों इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप, इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। और ये कितना होता है, इसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों डेल्टा एच से, और ये होता है हमारा सीपेज हेड अपॉन एन डी। एन डी क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। एन डी क्या है, नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल। देखो इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा इनका कोई मोटिव नहीं है मेरा कि मैं ऐसे ही फालतू में आपको बता रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन माइनस, ये क्या है, नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप, और ये क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन माइनस 1, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आप इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप को निकाल सकते हैं, ठीक। ये क्या है दोस्तों, सीपेज है। देखो इधर आपका वाटर लेवल यहाँ पे और इधर आपका वाटर लेवल यहाँ पे, तो इनके बीच में जो ये हेड डिफरेंस है इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, सीपेज हेड, सीपेज हेड। ये अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों आता है, क्योंकि दोस्तों जब वाटर का फ्लो होगा थ्रू दी सोइल मास, तो दोस्तों एक ड्रैग फोर्स लगने लगती है पार्टिकल्स के ऊपर, जिसके कारण फ्रिक्शन आता है। ड्रैग फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो जिसके कारण एनर्जी में लॉस होता है। और हेड क्या है दोस्तों, हेड एक एनर्जी है, हेड एक एनर्जी है, इसलिए आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87। What is the value of active earth pressure coefficient for the soil having internal friction angle of 30 डिग्री। दोस्तों आपको दिया है फाई का वैल्यू 30 डिग्री, आपको बताना है एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, जिसको हम लिखते हैं के ए से। ये होता है दोस्तों 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन। तो यहाँ पे रखेंगे सभी वैल्यूज़ को, 1 माइनस साइन 30 हाफ हो जाएगा, और 1 अपॉन 1 प्लस हाफ, ये हो जाएगा दोस्तों ऊपर 1/2 और नीचे हो जाएगा 3/2। आई थिंक 3/2 होगा, देख लेना आप, ठीक है। हाँ 3/2 होगा। जब इसको सोल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1/3। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, एज पर IS 456/2000 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट शुड नॉट बी मोर देन। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ठीक है। कितना होता है आपको बताना है दोस्तों, ऑर्गेनिक कंटेंट जिसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो देखो ये होता है दोस्तों 200 mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में हम 200 mg या 200 मिलीग्राम ही अलाउ करते हैं, ठीक है, फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट। ये हम किस में बता रहे हैं दोस्तों, वाटर में जितनी भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। अगर बात की जाए इनऑर्गेनिक की, तो कितना होता है 3000 mg पर लीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात की जाए दोस्तों सल्फेट की, जो कोज करता है सल्फेट अटैक, अगर आपको जानना है सल्फेट अटैक होता क्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों, अच्छे से समझाऊंगा एक एक पॉइंट, क्योंकि इस पर एक मेंस का भी क्वेश्चन बनता है सल्फेट अटैक के ऊपर, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बनते हैं। तो सल्फेट अटैक में क्या होता है, देखो जो हमारा सीमेंट है, ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या फॉर्म करता है दोस्तों, ये फॉर्म करता है बोगस कंपाउंड। बोगस कंपाउंड में C3A होगा, C3S होगा, C4AF होगा और C2S होगा, ठीक है। इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि कौन पहले बनता है कौन बाद में बनता है, इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी पूछी जाती है। यहाँ पर हम इन चीज़ों की बात नहीं करेंगे, आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। हम बात करें दोस्तों सल्फेट अटैक, तो इसमें जो C3S है और C2S है, ये दोस्तों वाटर से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वाटर तो अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फिर फर्दर C3S जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो एक जेल बनाएगा दोस्तों CSH का, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड, ठीक है। ये जेल दोस्तों यही हमको स्ट्रेंथ देता है, यही हमको स्ट्रेंथ देता है। ऐसा ही अगर हम C2S के साथ देखेंगे तो यही जेल बनेगा सेम, बट जब C3A की बात आती है तो कोई इस टाइप का जेल नहीं बनता है, तब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों
वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। ये वाटर में सोल्यूबल होता है और यही कोज करता है दोस्तों आपका, यही क्या कोज करता है, यही कोज करता है दोस्तों सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक कैसे करता है वो अलग बात है। पूछता है कि सल्फेट अटैक कौन कोज करता है, तो आपको जानना है C3A सल्फेट अटैक को कोज करता है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए दोस्तों हम एडमिक्सचर मिलाते हैं, जैसे कि पोजोलॉन, जो क्या करता है दोस्तों, जो C3A के अमाउंट को ही कम कर देता है। ठीक है, इसको ही प्रिजर्व करता है, मतलब इसको जो ये बन रहा है CaOH की होल ट्वाइस, इसको कन्वर्ट कर देता है दोस्तों इनसोल्यूबल फॉर्म में, इनसोल्यूबल फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। द इंटरनल फ्रिक्शनल एंगल ऑफ सॉइल इज 30, वोट वुड बी द एक्टिव अर्थ प्रेशर। ये तो सेम है, ठीक है, कितना हो जाएगा 0. आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 पर। आपको बताना है दोस्तों द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंट एक्सपोजर। तो देखो आपको सबसे पहले समझना है मॉडरेट इन्वायरमेंट एक्सपोजर क्या होता है। ठीक है, मतलब एक हमारे पास टेबल होती है, सभी में हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सपोजर कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन EC, यहाँ पे लिखूँगा दोस्तों RCC, और 3 कॉलम और बनाएंगे, 4 या 3। इधर लिखेंगे हम सीमेंट kg/m3 में, इधर लिखेंगे दोस्तों हम वाटर सीमेंट रेशो, इधर लिखेंगे ग्रेड, और इधर लिखेंगे दोस्तों हम नॉमिनल कवर। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर बात की जाए दोस्तों फर्स्ट कंडीशन, जिसको बोलते हैं माइल्ड कंडीशन, माइल्ड मतलब नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो सीमेंट कितना होता है दोस्तों, ये होता है 300 kg/m3। ठीक है, कितनी यूनिट है इसकी, kg/m3, ध्यान रखना आप। वाटर सीमेंट रेशो कितना होता है दोस्तों 0.6 होता है। ग्रेड कितना लेते हैं हम, M20 लेते हैं, और नॉमिनल कवर कितने लेते हैं दोस्तों 20 mm लेते हैं। ठीक है, बात की जाए दोस्तों सेकंड है हमारा मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन है, मॉडरेट। इसमें भी हम 300 लेंगे kg/m3। ये कितना लेंगे दोस्तों, ये हम लेंगे दोस्तों, सॉरी ये आपका 0.55 होता है, ये इसको करेक्ट कर लेना, 0.55। ये हो जाएगा आपका 0.50। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका M25, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 30 mm। फिर बात करते हैं दोस्तों थर्ड है दोस्तों सीवियर में आपका 320 हो जाएगा kg/m3। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 0.45 वाटर सीमेंट रेशो। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका M30, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 45 mm। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है हमारा वेरी सीवियर। तो वेरी सीवियर में हो जाएगा दोस्तों ये 340, ये हो जाएगा दोस्तों 0.45, सेम रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों M35, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 50 mm। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सट्रीम में। तो एक्सट्रीम में ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 0.40, ये हो जाएगा दोस्तों M40, और ये हो जाएगा 75 mm। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, इस टेबल से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। तो आइए देखते हैं मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों मॉडरेट में कितना है, M25 है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 पर। द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ए सोइल इज द मैक्सिमम एंगल विच द आउटर फेस ऑफ सोइल मास मेक। देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, देखो ये हमारा सोइल कुछ इस टाइप से सोइल मास है। ठीक है, आपने देखा होगा भाई ऐसे हमने ढेर लगा रखा है सोइल का। तो आप देखेंगे दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों हम एंगल ऑफ रिपोज, एल्फा। ठीक है,
ये आउटर फेस हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है। देखो जितना ज़्यादा ये एंगल होगा उतना ही अच्छा होगा, जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ही अच्छा होगा। देखो एंगल ज़्यादा कब आएगा, जब ये ऐसे चलेगा, मतलब इसका मतलब क्या है, शियर स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब देखो दोस्तों शियर स्ट्रेंथ क्यों बढ़ेगी, क्योंकि देखो जब ये वर्टिकल लाइन आ रही है तो आप देख रहे हैं सोइल के जो पार्टिकल है उनका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, जो इसको दोस्तों नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा और यही दोस्तों इसमें शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। और जो पार्टिकल के बीच में कोहिजन है, कोहिजन या फिर इंटरलॉकिंग है, उसके कारण दोस्तों इसमें शियर स्ट्रेंथ आती है, मतलब ये इस शियर स्ट्रेस को अपोज करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में शियर स्ट्रेंथ आएगी। देखो जब पार्टिकल इस मैनर में आएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में जो कोहिजन या इंटरलॉकिंग है, मतलब शियर स्ट्रेंथ है, वो शियर स्ट्रेस से ज़्यादा है, तभी जाके ये ऐसे टिक पा रहे हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, सोइल के सभी पार्टिकल नीचे बिखर जाएंगे। आपने देखा होगा दोस्तों इन केस ऑफ सैंड, तो सैंड को आप इस फॉर्म में या इस शेप में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोहिजन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरलॉकिंग होती है, जिसके कारण आपको इतनी शियर स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका विद द हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 पर। टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट h एक्ट पैरेलल टू द फ्री सरफेस एंड फ्रॉम द बेस एट ए डिस्टेंस ऑफ। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक हमारा रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल, इसके पीछे दोस्तों बैकफिल है, बैकफिल मतलब मिट्टी भरी। तो जब आप इस पर टोटल प्रेशर निकालेंगे तो देखो दोस्तों टोटल प्रेशर टॉप पर कितना आएगा, 0, और धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज होगा। और बॉटम पे आप देख रहे हैं दोस्तों, देखो ये पूरी सोइल का जो वेट है ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो अगर बात करेंगे दोस्तों इस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्ट करेगा, कितना एक्ट करेगा वो अलग की बात है दोस्तों। यहाँ पर पूछा है नीचे से कितनी डिस्टेंस पर आपका रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट करेगा, तो ये एक्ट करेगा दोस्तों h/3। देखो टोटल प्रेशर अलग चीज़ है, रिजल्टेंट प्रेशर दोस्तों अलग चीज़ है, ठीक है। तो रिजल्टेंट प्रेशर कहाँ पे एक्ट करेगा, जिसको बोलेंगे FR, ये एक्ट करेगा दोस्तों h/3 पर, ठीक है, फ्रॉम दी बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। और अगर ऊपर से पूछे तो ये एक्ट करेगा दोस्तों 2/3 h पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। ये 92 गलती से ऐड हो गया है, 93 है। द नेचुरल वॉइड रेशो ऑफ ए सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटा 3 मीटर थिक इज 0.90। आपको दोस्तों क्ले का वॉइड रेशो दिया है, नेचुरल या फिर इनिशियल, ठीक है, और इसका थिकनेस दिया है 3 मीटर। द फाइनल वॉइड रेशो एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन ये दिया है दोस्तों आपको 0.71। द टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ क्ले स्ट्रेटा, ठीक है। आप सभी को पता होगा कंसोलिडेशन क्या होता है दोस्तों, एक्सपेल्शन ऑफ वाटर, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दोस्तों कंसोलिडेशन। इसकी कई फॉर्म होती है, ये नहीं हम बात करेंगे यहाँ पे, हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे कंसोलिडेशन सेटलमेंट, और ये कैसा कंसोलिडेशन सेटलमेंट होगा दोस्तों, प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन पढ़ रखी है दोस्तों, डेल्टा V/V इक्वल टू डेल्टा H/H नॉट इक्वल टू डेल्टा E/1 प्लस E नॉट। ये तो हमको कोई काम का नहीं है, हमको इसमें देखना है रिलेशनशिप। तो देखो डेल्टा H हमको निकालना है, H नोट दिया है 3 मीटर। डेल्टा E कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल और 1 प्लस इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू H नोट डेल्टा E। डेल्टा E कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.90 माइनस 0.71 और अपॉन 1.71। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, इसको हम क्या लिखेंगे 3 मीटर। तो ये आएगा दोस्तों आपका 71 इंटू 3/1.71, यह आ जाएगा दोस्तों आपका 0.33 मीटर, मतलब 33.33 सेंटीमीटर, ठीक है।
यहाँ पर नहीं दिया है इसका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 पर। इस क्वेश्चन में आपने बताना है इन ए सिंगली रेनफोर्स बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेस अर्लियर देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील द बीम सेक्शन इज कॉल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे सिंपली बोला है कि जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है किसमें, कंक्रीट में, वो पहले पहुँच जाती है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, मतलब स्टील में परमिसिबल स्ट्रेस पहुंचने से पहले कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस पहुंच जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इस बीम को हम क्या बोलेंगे, अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोलेंगे, ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे, इकोनॉमिकल बोलेंगे। देखो पहले समझते हैं बैलेंस का मतलब क्या है। बैलेंस सेक्शन तो भाई हमारा इस टाइप से कंक्रीट हमने सेक्शन लिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्टील है, ये पूरा कंक्रीट का सेक्शन है और ये स्टील है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा दोस्तों, इस टाइप से बनेगा इसका डायग्राम। ठीक है, ये मैंने यहाँ तक लिया। तो ये क्या है दोस्तों, ये है परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, जिसको बोलते हैं सिग्मा CBC। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, ये है स्टील में परमिसिबल स्ट्रेस, जिसको बोलेंगे सिग्मा ST। ठीक, अब दोस्तों अगर ये किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंस सेक्शन की। बैलेंस सेक्शन में दोनों सेम टाइम पर आपके रीच करते हैं, मतलब जिस टाइम पे आपका कंक्रीट में करेगा उसी टाइम का आपको स्टील में देखने को मिलेगा। बट अगर बात करें दोस्तों अंडर रेनफोर्स सेक्शन की, अंडर रेनफोर्स सेक्शन की, तो देखो अंडर रेनफोर्स सेक्शन का मतलब क्या है, उसमें स्टील हमने कम दी है। कम दी है तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले स्ट्रेस किस में रीच करेगी, परमिसिबल। देखो स्ट्रेस एक होती है अप्लाई स्ट्रेस, मतलब कि इंड्यूस्ड स्ट्रेस, जिसको हम लिखते हैं FCBC, जो कि होती है कंक्रीट में, और FST होती है दोस्तों किसमें, ये होती है स्टील में। ठीक है, और उनकी परमिसिबल लिमिट कितनी है, सिग्मा CBC और सिग्मा ST। तो देखो अगर ये वाली स्ट्रेस इस स्ट्रेस को रीच कर देती है सबसे पहले, तो इसका मतलब क्या है, अब जो भी लोड आएगा उसके कारण ये स्ट्रेस तो बढ़ने वाली है, ये स्ट्रेस तो बढ़ने वाली है, तो ये स्ट्रेस अब इससे ज़्यादा होने लगेगी। और ये कितना झेल सकता है दोस्तों, सिग्मा BC। तो क्या मतलब है इसका, कि कंक्रीट फेल होगा, कंक्रीट फेल होगा। ये कब है, जब FCBC ज़्यादा मतलब जल्दी पहुंच रहा है किस तक, सिग्मा CBC, मतलब कंक्रीट में स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस पर पहुंच रही है स्टील की परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंचने से पहले। ठीक है, ये कब है दोस्तों, ये है ओवर रेनफोर्स सेक्शन में, जिसमें दोस्तों हम रेनफोर्स इतनी ज़्यादा प्रोवाइड करा देते हैं कि उसमें जो भी स्ट्रेस इंड्यूस होती है वो इसकी सिग्मा ST तक पहुंच नहीं पाती है और कंक्रीट में जल्दी पहुंच जाती है। तो इसको बोलते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा दोस्तों, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में आपका FST इक्वल हो जाएगा सिग्मा ST के, और FCBC लेस देन हो जाएगा सिग्मा CBC। तो आप देखेंगे दोस्तों इस केस में अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में स्टील सबसे पहले क्रैक होगा। ठीक है, फेल नहीं होगा दोस्तों, फेल अलग चीज़ है। स्टील में क्रैक आएंगे, क्रैक दोस्तों प्रोपागेट होंगे और फिर कंक्रीट में आपको क्रैक देखने को मिलने लगेंगे। ठीक है, ठीक, तो यही हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन प्रीफर करते हैं डिजाइन। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, इसमें क्या पूछा है, इफ़ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीच अर्लियर देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। इसका मतलब क्या है, स्टील ज़्यादा है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। देखो डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पे मेरी मजबूरी है, मैं प्रॉपर डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे हम इनका वेरिएशन देखते कैसा होता है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों, इन द फॉलोइंग
had permeability test in the following had permeability test in the duration of 3 hours, the initial head of 100 या 1000 mm is dropped to 350 mm। तो देखो दोस्तों, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है, ध्यान रखना है आपको। ड्यूरेशन कितना है, टाइम दिया है 3 आवर्स, और इनिशियल हेड कितना है 1000 mm, और दोस्तों फाइनल हेड कितना है ड्रॉप होने के बाद 350 mm। द डायमीटर ऑफ स्टैंड पाइप इज 0.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ एंड डायमीटर ऑफ सॉइल सैंपल आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी mm पर सेकंड में आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, तो इससे पहले, इसको करने से पहले इस टेस्ट को समझ लेते हैं अच्छे से। फॉलोइंग परमेबिलिटी टेस्ट, एक होता है कांस्टेंट, जिसमें कांस्टेंट हम वाटर लेवल रखते हैं। इसमें दोस्तों कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ऐसे सैंपल होगा, ठीक है, शॉर्ट में बना रहा हूँ। यहाँ पे स्टैंड पाइप होगा, और यहाँ पे दोस्तों हम कलेक्ट करने के लिए एक मॉल लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इनिशियल देखते हैं कितना वाटर लेवल है, और इसको हम दोस्तों यहाँ से लेते हैं H1। फिर देखते हैं दोस्तों कुछ देर बाद, टाइम T के बाद दोस्तों, इसमें जैसे जैसे इसके अंदर से फ्लो होगा, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, इसका हेड रिड्यूस होगा, ये हो जाएगा आपका H2, ठीक है। इसका एरिया दिया है आपको या डायमीटर दिया है, तो हम यहाँ से A निकाल लेंगे। इसका डायमीटर दिया है, हम यहाँ से कैपिटल A निकाल लेंगे दोस्तों। इसका लेंथ दिया है L। अब देखते हैं दोस्तों इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे K = 2.303 A स्मॉल a दोस्तों, और L इसको क्या लिखेंगे, अरे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2.303 A इंटू L। ए क्या है दोस्तों, ए है डायामीटर ऑफ स्टैंड पाइप, अपॉन में लिखेंगे कैपिटल A T log 10 H1 अपॉन H2। अब आप पूछेंगे लॉग वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए कुछ भी पूछ सकता है, आपको सिर्फ आंसर करना होगा। तो देखो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपने निकालना है ए। अब यहाँ पे यूनिट क्या दी है mm पर सेकेंड, तो सभी को mm में लिखेंगे। तो ए जो हमारा आ जाएगा दोस्तों π/4, डायमीटर कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, मतलब 19.62 mm²। वहीं पर दोस्तों ए की बात करें तो ए π/4, इसका डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दिया है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर। तो कितना आएगा ये आएगा दोस्तों आपका 78.5 mm²। अब बात करें दोस्तों, इसमें हमको ये और ये हमें पता है, L भी पता है, T भी पता है, सभी चीज़ें पता है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो सभी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास K कितना आ जाएगा, K आएगा दोस्तों हमारे पास 4.86 × 10⁻³ ठीक है, mm/s। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आप रख के देखना, निकाल लोगे आराम से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A। समझते हैं क्या बोला है इसमें और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें पूछा है दोस्तों कौन सी सॉइल के लिए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसको हम लिखते हैं CU, वो ग्रेटर देन होगा 10। सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको हम D60/D10 लिखते हैं, ठीक है। और इसका मतलब जानते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। देखो CU हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक होता है दोस्तों CC कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये होता है दोस्तों यूनिफॉर्मिटी। ये क्या बताता है हमको, ये बताता है दोस्तों वेरिएशन इन पार्टिकल साइज, मतलब कि कितने पार्टिकल साइज में वेरिएशन है। देखो अगर मैंने
लेट्स सपोज मैंने दोस्तों यहाँ पे लिखा है 10 mm, 12 mm, 15 mm, और फिर लिखते लिखते दोस्तों मैं 100 mm तक पहुँच रहा हूँ। मतलब ये सभी पार्टिकल मैंने एक किसी सॉइल सैंपल में यूज़ कर रखे हैं। किसी सॉइल सैंपल में आपको इतने टाइप के पार्टिकल देखने को मिले, वहीं दोस्तों आपको किसी सॉइल सैंपल में आपको 20 mm तक के पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं, 10 से 20 mm तक, इसके बीच में भी होंगे। किसी में आपको 10 से 15 mm तक के पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं, किसी में आपको 10 mm तक के पार्टिकल देखने को मिले। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है दोस्तों कि आपका जो ग्रेडेशन है दोस्तों वो डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि देखो ग्रेड कब इंक्रीज होगा, मतलब कब बोलेंगे उसको वेल ग्रेडेड, अगर उसमें दोस्तों डिफरेंट टाइप के पार्टिकल मौजूद होंगे, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल मौजूद होंगे और ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें कितना वेरिएशन है, 10 से 100 mm तक के पार्टिकल इसमें मौजूद है। इसमें दोस्तों 10 से 20, इसमें 10 से 15, इसमें 10 mm। तो जिसमें एक ही टाइप के होते हैं उसको तो पुअरली ग्रेडेड या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोलते हैं। तो देखो दोस्तों CU जैसे जैसे बढ़ता है, CU जैसे जैसे बढ़ता है, इसका मतलब है उसमें उतने ही दोस्तों रेंज बढ़ती है पार्टिकल साइज की, रेंज बढ़ती है दोस्तों पार्टिकल साइज की। और आपने देखा होगा दोस्तों CU अगर हम ग्रेटर दैन 4 लेते हैं तो ये लेते हैं ग्रेवल के लिए, CU ग्रेटर दैन 6 लेते हैं, ये लेते हैं दोस्तों सैंड के लिए। तो देखो सैंड में जो पार्टिकल साइज है वो तो लेस होगा, इससे लेस होगा, बट वेरिएशन ज़्यादा होगा भाई, वेरिएशन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें आपको बड़े बड़े टाइप के पार्टिकल मिलेंगे बट वेरिएशन कम मिलेगा, मतलब 10 mm, 12 mm, 15 mm ऐसे मिलेंगे। बट इसमें दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा, तो इसलिए सैंड का ज़्यादा होता है। तो ये आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अगर ग्रेटर देन 10 है तो ये हो जाएगा दोस्तों वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अब कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों, जैसे कि CC क्या होता है। CC तो ये होता है दोस्तों D30² D60 × D10। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों D10 को इफेक्टिव साइज भी बोलते हैं, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल का इफेक्टिव साइज। ठीक है, और एक पॉइंट लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, पोजीशन ऑफ कर्व इंडिकेट टाइप ऑफ सॉइल। ये क्या इंडिकेट करता है? टाइप ऑफ सॉइल को। एक पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, शेप ऑफ कर्व इंडिकेट करता है दोस्तों ग्रेडेशन को। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, मतलब अगर शेप पूछिए आपसे तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है दोस्तों ग्रेडेशन पूछा है। ठीक है, पोजीशन दिया है कर्व का तो उसका मतलब आपको टाइप ऑफ सॉइल दी। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं दोस्तों, जो D60 होता है, D30 होता है, D10 होता है, उनका मतलब क्या है। ठीक है, D60 है दोस्तों, लेट सपोज D60 का मान दिया है आपको 5 mm। ठीक है, और आपको 1000 ग्राम क्या दिया है? ये सॉइल दिया है। तो इसका मतलब है दोस्तों 60% पार्टिकल इस 5 mm से फाइन होंगे, मतलब 60% इससे पास कर जाएगा इस वाली सीट से। तो 60% कितना होगा दोस्तों? 600 ग्राम। तो 600 ग्राम जो पार्टिकल्स होंगे वे इससे छोटे होंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों 30, तो इसका मतलब क्या है? 30% जो पार्टिकल हैं वे इससे छोटे होंगे, और D10 10% पार्टिकल इससे छोटे होंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका D60, D30, D10। CC की बात की दोस्तों, CC का वैल्यू पूछा जाता है तो ये होता है दोस्तों इस टाइप से, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 3 फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल। CU का मैंने बताया आपको, CU का अगर बात करें 1 तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों उसमें सेम साइज़ के पार्टिकल ही प्रेजेंट है, क्योंकि वेरिएशन कुछ है ही नहीं। वेरिएशन 1 से ऊपर जाने पर होता है, और जब वेरिएशन नहीं होगा तो सेम साइज़ के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। इसको बोलेंगे पुअरली या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों CU ग्रेटर देन 4 ग्रेवल के लिए, CU ग्रेटर देन 6 सैंड के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों,
द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज द रेशो ऑफ, आपको बताना है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी दोस्तों ये होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस के। तो देखो के हम कैसे लिखते हैं, के लिखते हैं दोस्तों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा स्ट्रेन टू स्ट्रेस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97 है राइज ऑफ वाटर टेबल अबाव द ग्राउंड सरफेस कोच। आपको बताना है देखो ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, इसके ऊपर मैं वाटर राइज कर रहा हूँ, तो क्या आपको देखने को मिलेगा। इक्वल इंक्रीज इन प्योर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस। पहले तो आपको समझना होगा टोटल स्ट्रेस, प्योर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस ये क्या चीज़ होती है दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे। इस वाटर टेबल हमने राइज कर दिया है ग्राउंड सरफेस के ऊपर, तो इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर समझते हैं दोस्तों व्हाट इज टोटल स्ट्रेस। तो आइए देखते हैं टोटल स्ट्रेस क्या होती है। देखो ये हमारा ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पर हम कोई एक पार्टिकल एज्यूम करते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ये कॉलम है मतलब सॉइल है, इसके ऊपर ये पूरी सॉइल, जो सॉइल का वेट लगेगा दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दोस्तों टोटल स्ट्रेस। तो ये हो जाएगा दोस्तों वेट इनटू एरिया, ठीक है। स्ट्रेस है तो वेट न्यूटन में होगा और एरिया मीटर्स पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, नहीं ये होगा आपका वेट अपॉन एरिया, ठीक है। अगर वेट निकालें तो वेट क्या होगा, वेट होगा दोस्तों इसका, आपको पता है वेट कैसे निकालते हैं, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। जब इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा दोस्तों इसकी डेप्थ, ये जो डेप्थ देख रहे हैं आप जेड या फिर एच ले सकते हैं। तो टोटल स्ट्रेस सिग्मा से हम डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों आपका गामा इंटू एच या फिर जेड, ठीक है। तो ये होता है टोटल स्ट्रेस। अब समझते हैं प्योर वाटर प्रेशर क्या होता है। तो प्योर वाटर प्रेशर या पोर वाटर प्रेशर या फिर न्यूट्रल प्रेशर, इसको न्यूट्रल प्रेशर ही बोलते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, देखो हमारे पास सॉइल है तो सॉइल में वॉइड्स होते हैं, तो मैंने दोस्तों ये वॉइड्स लिया है और यहाँ पर दोस्तों वाटर फिल है, ये वाटर फिल है। तो आपको पता है पास्कल लॉ आपने पढ़ा होगा, पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ में क्या बोला जाता है, ये दोस्तों रेस्ट कंडीशन में होता है। रेस्ट कंडीशन मतलब जब वाटर रेस्ट कंडीशन में होता है तब हम पास्कल लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। तो एट रेस्ट कंडीशन जो वाटर है वो हर एक डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में दोस्तों सेम मैग्नीट्यूड का प्रेशर अप्लाई करता है, सेम मैग्नीट्यूड का प्रेशर अप्लाई करता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं दोस्तों पोर वाटर प्रेशर। इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक पीजोमीटर ट्यूब लगा देते हैं और जो वाटर राइज करता है उसकी हाइट हम पता कर लेते हैं और यहाँ से हमारा हो जाएगा एच गामा डब्ल्यू, ठीक है, यूनिट वेट इंटू एच, ये हो जाएगा दोस्तों म्यू, ठीक है। और अगर सॉइल के अंदर मतलब ज़्यादा डेप्थ है उसमें हमको पता करना है तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, उसमें देखो ये हमारा सॉइल है नीचे, ठीक है, ये सभी ग्रेन्स हैं। तो हम मान लेते हैं दोस्तों जो ये वॉइड्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब इनके बीच में कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, इंटरकनेक्टेड वॉइड्स हैं। तो आपको कुछ इस टाइप से शेप दिखेगी, इस टाइप से या फिर इस टाइप से दिखती है, ठीक है, कैसे भी दिखे। हमको सिर्फ हाइट से मतलब है, हमको हाइट से मतलब है, क्योंकि जो आपका प्रेशर होता है, वाटर का प्रेशर होता है दोस्तों, वो हाइट के साथ चेंज होता है, ना कि उसके शेप के साथ, ठीक है। तो इस एच को पता कर लेंगे और एच गामा डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों इफेक्टिव स्ट्रेस। तो लिखेंगे इसके बारे में, इट इज एन इमेजनरी पैरामीटर। तो ये एक इमेजनरी पैरामीटर है दोस्तों, ठीक है। बताएंगे क्यों ये इमेजनरी पैरामीटर है। तो सबसे पहले इसको काउंट करा दोस्तों टर्जागी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और टर्जागी ने क्या बोला दोस्तों, टर्जागी ने बोला कि जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस होता है जिसको हम
सिग्मा नोट, सिग्मा बार से डिनोट करते हैं, ये होता है दोस्तों FC/AC। ये क्या है दोस्तों? FC फोर्स ट्रांसमिटेड बाय पार्टिकल थ्रू कॉन्टैक्ट एरिया, थ्रू कॉन्टैक्ट एरिया। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों? ये कॉन्टैक्ट एरिया है। मतलब देखो, ये एक सॉइल का ग्रेन है, ये एक सॉइल का ग्रेन है, तो इनका कॉन्टैक्ट एरिया ये है दोस्तों। तो इसके थ्रू से जो भी फोर्स ट्रांसमिटेड होगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों? जो भी स्ट्रेस ट्रांसमिटेड होगी वही हो जाएगी आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, फिर आए दूसरे साइंटिस्ट जिनको बोलते हैं लेम्ब, ठीक है, और विटमैन। उन्होंने क्या दोस्तों? उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और इसको बोला दोस्तों FC/A। ये कैसे आया है? ये पूरी थ्योरी होती है, ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे आपको। ये होता है FC/A, ठीक है। तो हम आगे से इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसके हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, ना कि इसकी हेल्प से। बट अगर आप देखें दोस्तों, ये आपका एक्यूरेट है, ये आपका एक्यूरेट है, और ये एक्यूरेट नहीं है, ये इमेजनरी है। क्योंकि देखो दोस्तों, जो आपका ये होता है वो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है सॉइल का, बट जो इफेक्टिव स्ट्रेस है दोस्तों, वो किसकी स्ट्रेस है? वो पार्टिकल की स्ट्रेस है जो कॉन्टैक्ट एरिया से इंड्यूस होती है। इसलिए ये आपका इमेजनरी है और ये आपका एक्चुअल है। इसलिए हम बोलते हैं दोस्तों, इफेक्टिव स्ट्रेस इज एन इमेजनरी पैरामीटर विच कांट बी कैलकुलेटेड। दोस्तों, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों हम इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे। कैसे दोस्तों? जो सिग्मा होता है वो होता है म्यू प्लस सिग्मा बार, ठीक है। तो अगर आपने इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इसमें मैंने आपको तीनों पॉइंट के बारे में बता दिया है, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछे। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर मैं वाटर लेवल को ग्राउंड लेवल से ऊपर राइज करता हूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, हमने बात की टोटल स्ट्रेस की। तो टोटल स्ट्रेस किसी भी डेप्थ पे अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए? उसके ऊपर कितना सरचार्ज है प्लस उसके ऊपर कितनी सोइल है, उन दोनों का वेट क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका टोटल स्ट्रेस। अगर मैं बात करूं एट डेप्थ जेड पर या एच पर, और ये दोस्तों आपका, चलो इसको जेड ले लेते हैं, इसको एच ले लेते हैं, ये एच डेप्थ इसने या एच हाइट इसने राइज किया, तो आपका जो टोटल स्ट्रेस होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका, देखो इसमें तो मिट्टी नहीं है तो ये हो जाएगा आपका एच गामा डब्ल्यू प्लस, इसमें मिट्टी है दोस्तों, ये आपका सैचुरेटेड है तो ये हो जाएगा आपका गामा सेट इंटू जेड। वहीं अगर प्योर वाटर प्रेशर की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें भी आपका वाटर है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होगा, और ये भी आपका वाटर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एच गामा डब्ल्यू, और ये हो जाएगा आपका एच गामा डब्ल्यू इंटू जेड, गामा डब्ल्यू इंटू जेड, ठीक है। वहीं पे दोस्तों अगर बात की जाए म्यू की, सॉरी सिग्मा फाई की या सिग्मा बार की, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, दोनों माइनस हो जाएंगे, मतलब सिग्मा से प्योर वाटर प्रेशर को माइनस करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपका दोस्तों गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गामा सबमर्ज इंटू जेड। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमने इसको राइज किया तो आप देख रहे हैं दोस्तों टोटल स्ट्रेस में एच गामा डब्ल्यू का इंक्रीमेंट हुआ है और पोर वाटर प्रेशर में भी एच गामा डब्ल्यू का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इसलिए इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको बताना है द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन ए स्विमिंग पूल आर एक्सपेक्टिवली। देखो आपको बताना है दोस्तों, ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, ऐसे बना रहा हूँ स्विमिंग पूल में, इसके ऊपर आपने, ये दोस्तों आपकी वाटर लेवल है, ये पूरा स्विमिंग पूल है, और इसके नीचे 5 मीटर डेप्थ पर कोई पॉइंट है, उस पर आपको इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस बतानी है। तो टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस बताने के लिए दोस्तों देखो, इफेक्टिव स्ट्रेस सोइल का होता है, तो यहाँ पे सोइल तो मौजूद नहीं है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टोटल स्ट्रेस की बात की जाए तो ये होता है दोस्तों गामा डब्ल्यू इंटू जेड, जेड कितना है? 5 मीटर। गामा डब्ल्यू अगर लिखेंगे दोस्तों, देखो
ये है 5, मुझे किस में चाहिए दोस्तों, सेंटीमीटर में, तो इसको 500 कर लेंगे, मीटर है ना। और गामा डब्ल्यू होता है दोस्तों 1 ग्राम पर सीसी, मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो रखेंगे यहाँ पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों 500 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे किस में चाहिए, केजी में, तो 1000 से भाग कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 है, इफ़ द वाटर टेबल राइजेस अप टू ग्राउंड सरफेस देन। आपको बताना है दोस्तों, अगर वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस तक राइज करती है तब क्या होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस ओनली बट प्योर वाटर प्रेशर डज नॉट चेंज। चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो इसमें बोला है कि इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होगी, तो पक्का दोस्तों रिड्यूस तो होगी, बट उसका रीज़न क्या होगा, क्या टोटल स्ट्रेस रिड्यूस होगी या फिर प्योर वाटर प्रेशर रिड्यूस होगा। आइए इसको जानते हैं। देखो हमने 2 केस लेने हैं और उसकी हेल्प से समझेंगे। देखो ये मेरा फर्स्ट केस नंबर 1 है, ठीक है, कोई वैल्यू लेके समझेंगे। ये हमारा ग्राउंड है और वाटर लेवल दोस्तों यहाँ पे है, ये है 1 मीटर, और हम कहीं इसी पॉइंट पर, किसी 2 मीटर पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस एंड प्योर वाटर प्रेशर। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस हो जाएगा दोस्तों गामा, ये वाला, ये ड्राई हो जाएगा, या फिर चलो इसको गामा हम क्या लिख लेते हैं, गामा नेचुरल लिख लेते हैं, चलो कुछ नहीं गामा ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गामा इंटू 1 प्लस, और ये क्या है गामा सेट इंटू 2, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैपिटलाइज भी होती है, इसलिए मैं यहाँ पे गामा लिखवाया, ठीक है। तो ये बात हुई दोस्तों टोटल स्ट्रेस की। अब देखते हैं पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर इसका होगा, कितना होगा, 2 इंटू गामा डब्ल्यू। अब देखते हैं दोस्तों इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, दिस माइनस दिस, मतलब गामा प्लस गामा सेट इंटू 2 माइनस 2 गामा डब्ल्यू, ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, केस नंबर 2 ले रहा हूँ। केस नंबर 2 में मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, वाटर लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करके दोस्तों 0.5 तक कर दे रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा 2.5। तो आप देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी क्या रहेगी, इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी ये आपका गामा है इंटू 0.5 प्लस गामा सेट इंटू 2.5, और म्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, म्यू हो जाएगा आपका, देखो इतना इंक्रीज हो जाएगा, कितना 2.5 इंटू गामा डब्ल्यू। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि म्यू तो चेंज ना, मतलब चेंज होगा, ठीक है। इफेक्टिव जो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी दोस्तों, इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, और गामा आपका इंक्रीज हो जाएगा, बट टोटल स्ट्रेस कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। टोटल स्ट्रेस डज नॉट इंक्रीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर, देखते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस। तो दोस्तों टोटल स्ट्रेस और डिक्रीज नहीं होगी, ये रिमेन कांस्टेंट रहने वाली है, बट प्योर वाटर प्रेशर डज नॉट चेंज। इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन प्योर वाटर प्रेशर बट टोटल स्ट्रेस डज नॉट चेंज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100। यूनिफॉर्म सैंड स्ट्रेटम 2.5 मीटर थिक हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 एंड नेचुरल वॉइड रेशो 0.62। द हाइड्रोलिक हेड रिक्वायर्ड टू कोच क्विक सैंड कंडीशन इन सैंड स्ट्रेटम इज। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एच दिया है 2.5 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है दोस्तों आपको 2.62, वॉइड रेशो दिया है दोस्तों आपको 0.62। अब आपको बताना है हाइड्रोलिक हेड रिक्वायर्ड टू कोच क्विक सैंड कंडीशन। सबसे पहले समझते हैं क्विक सैंड कंडीशन क्या होती है।
ये दोस्तों सीपेज की एक कंडीशन है सीपेज की, ठीक है। अब मैं टोटल तो नहीं बताऊंगा आपको, बट थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। देखो क्या होता है, जब वाटर नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है तो आप देखेंगे दोस्तों इसकी इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होने लगती है। इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होने लगती है। कितनी डिक्रीज हो जाती है? मतलब सीपेज प्रेशर के इक्वल हो जाती है। और आप जब इसमें से रिड्यूस, मतलब कि जब आप टोटल में से इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा आपका? जीरो आएगा। जो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस है वो जीरो हो जाती है ड्यू टू सीपेज फ्लो इन अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को क्विक सैंड कंडीशन बोलते हैं, मतलब दलदल इसी को बोलते हैं। दलदली भूमि हो जाती है और ये कोई भी स्ट्रेस बियर नहीं कर सकती क्योंकि इसकी इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है? जीरो है, ठीक। अब यहाँ पे ये कंडीशन कब आती है दोस्तों? इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका आता है ICR, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये होता है दोस्तों G-1/1+E, ठीक है। आपको यही बताना है, तो आइए देखते हैं। G-1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 2.62 माइनस 1/1+E। E कितना है दोस्तों? 0.62 है। तो ऊपर से नीचे से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो ये भी कितना बचेगा? ये भी बचेगा 1.62 और ये भी 1.62। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, मतलब ICR का मतलब क्या है दोस्तों? ICR का मतलब है क्रिटिकल या फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक्ट क्विक सैंड कंडीशन। जब क्विक सैंड होता है दोस्तों, दलदली भूमि हो जाती है, उस केस में जो आपका ICR निकल के आता है, मतलब डेल्टा H/H, ठीक है। ये कितना आता है दोस्तों? ये आता है G-1/1+E, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स G एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I टू इनिशिएट क्विक कंडीशन इन सैंड हैविंग ए वॉइड रेशो ऑफ 0.5। तो जान लेते हैं I क्या हो जाएगा यहाँ पे? G-1/1+E। E कितना दिया दोस्तों? 0.5 दिया है, तो I इक्वल हो जाएगा आपका G-1/1.5। ये इधर चला जाएगा तो G-1 हो जाएगा आपका 1.5 I, और ये इधर पहुँच गया, कितना हो जाएगा दोस्तों? G इक्वल हो जाएगा आपका 1.5I+1, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 पर। आपको बताना है इसमें द यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट कितनी होती है दोस्तों? ये होती है आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं दोस्तों स्टोक। ये होता है आपका CGS में, और ये होता है दोस्तों आपका मीटर पर सेकेंड, सॉरी SI में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्या होता है एक्चुअल में? एक्चुअल में दोस्तों ये होता है आपका डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो, मतलब डेंसिटी। तो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103। इफ द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज 0.5 पोइस एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.5, देन द काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड इन स्टोक। तो दोस्तों यहाँ पर म्यू दिया है 0.5 पोइस, मतलब डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर दिया है दोस्तों G का मान 0.5। आपको क्या बताना है? आपको बताना है दोस्तों काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब आपको स्मॉल v बताना है, जो होता है म्यू अपॉन रो। अब देखो यहाँ पर रो नहीं दिया है, बट हम जानते हैं कि G होता है दोस्तों, वो होता है रो सब्सटेंस अपॉन रो W। तो यहाँ से आप रो निकाल सकते हैं ईजिली। ये हो जाएगा आपका G रो W। और रो W दोस्तों हम कितना लेंगे? 1 लेंगे। इस केस में 1 लेंगे। क्यों लेंगे दोस्तों 1? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों? ग्राम पर सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं। ग्राम पर सेंटीमीटर में ये कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे, रो कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, और सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास जो
काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकल के आएगी, वो आएगी दोस्तों 0.5 अपॉन 0.5 मतलब 1। ये हो जाएगा आपका 1 आंसर, मतलब स्टोक में ध्यान रखना है आपने। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 पर। द विस्कोसिटी ऑफ गैस, आपको बताना है विस्कोसिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद टेम्परेचर, इंक्रीज विद टेम्परेचर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर फॉर वेरी हाई प्रेशर इंटेंसिटी। देखो जो विस्कोसिटी होती है दोस्तों, विस्कोसिटी ये गैस और लिक्विड में दोनों में अलग होती है। ठीक है, गैस में दोस्तों क्यों होगी विस्कोसिटी? देखो गैस में पार्टिकल आपस में चिपक के तो नहीं चलते हैं, फ्रीली मूवमेंट होता है सभी का, बट आप देखेंगे दोस्तों जो पार्टिकल्स हैं उनका कोई फिक्स पाथ नहीं होता है, वे रैंडमली मूव करते हैं ऐसे करके। तो देखो जब ये पार्टिकल इससे टकराएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, और काइनेटिक एनर्जी लॉस होने का क्या मतलब है दोस्तों, इसकी वी रिड्यूस होगी, मतलब इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी। और विस्कोसिटी का मतलब ही होता है दोस्तों वेलोसिटी या फिर स्पीड का रिड्यूस होना। ठीक है, इसलिए इनमें जो रैंडम मोशन होता है उसके कारण आपको विस्कोसिटी देखने को मिलती है। अगर मैं दोस्तों इनकी एनर्जी को बढ़ा दूं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो क्या होगा, ये सभी पार्टिकल ज़्यादा एनर्जी पाके खुश हो जाएंगे और तेज़ी से दौड़ लगाएंगे। अब देखो दोस्तों, अगर कोई धीरे धीरे दौड़ लगा रहा है, कहीं किसी चीज़ से टकरा रहा है, तो इतनी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, इतना मोमेंटम का लॉस नहीं होगा। ठीक है, मोमेंटम का लॉस कब होता है, जब अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है, मतलब बहुत तेज़ी से आके टकराएगा, तब जाके आपका मोमेंटम ज़्यादा लॉस होगा, मतलब वी का लॉस जब सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, वी का लॉस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, विस्कोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ इन केस ऑफ गैस, तो दोस्तों उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है, इन केस ऑफ लिक्विड उसकी डिक्रीज होती है, क्योंकि पतला हो जाता है। ठीक है, लिक्विड के केस में, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज विद टेम्परेचर। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105। आपको बताना है दोस्तों सेंटर ऑफ बायोन्सी ऑलवेज। तो समझते हैं बायोन्सी का मतलब क्या है। बायोन्सी का मतलब क्या है दोस्तों, समझते हैं। देखो ये मेरा लिक्विड है, मैंने दोस्तों इसमें ये इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट इसमें मैंने सिंक किया है, मतलब मैंने इसमें सबमर्ज करा है। तो क्या होगा, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये दोस्तों किसको रिप्लेस करेगा, वाटर को रिप्लेस करेगा। ठीक है, वाटर को यहाँ से देखो वाटर जाएगा। ठीक है, ये वाटर जाएगा दोस्तों, यहाँ से हटके क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट या एक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना वाटर हटाता है दोस्तों, जितना इसका खुद का वेट होता है। कितना वाटर हटाता है, जितना इसका खुद का वेट होता है। तो अगर मैं बोलूँ दोस्तों कि जो वाटर हटाए यहाँ से रिप्लेस हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं, जो वाटर यहाँ पे रिप्लेस हुआ है कितना हुआ है, इतना रिप्लेस हुआ है। ठीक है, अब समझते हैं बायोन्सी क्या है। तो बायोन्सी दोस्तों एक अपवर्ड फोर्स होती है जो कि ऊपर की तरफ लगती है। ठीक है, ये कहाँ पे लगेगी, तो दोस्तों ये लगेगी जितना लिक्विड आपका डिस्प्लेस हुआ है, जो ये लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके सेंटर पर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे आपको नहीं बता पाऊँगा, बहुत कम टाइम है। तो लिखेंगे इसके बारे में, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये तो नहीं होगा, कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 पर। इफ द वेट ऑफ ए बॉडी इमर्ज इन ए फ्लूइड एक्सीड द बायोंड फोर्स देन द बॉडी विल। देखो ये बॉडी है, ठीक है, जब मैं इसको लिक्विड में ड्रॉप करूंगा तो आपने देखा होगा दोस्तों इसका जो अपरेंट वेट होता है वो आपको कम लगेगा। ठीक है, एक्चुअल वेट क्या है दोस्तों, जो एयर में, ठीक है, एक्चुअल वेट आपका 10 न्यूटन है, बट जब आप इसको सिंक कराएंगे वाटर में तो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट करता है जिसको बोलते हैं दोस्तों बायोंड फोर्स, और फोर्स ड्यू टू बायोन्सी। ये कहाँ पे लगती है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उस लिक्विड के वॉल्यूम मतलब सेंटर पे लगती है, सेंट्रोइड पे। ठीक है, या सीजी पे। तो अगर
ऊपर वाला वेट दोस्तों नीचे वाले बायोन फोर्स से ज़्यादा है, मतलब ऊपर से जो इसका वेट है वो नीचे से दोस्तों बायोन फोर्स से ज़्यादा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये सिंक करता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इफ़ द वेट ऑफ बॉडी इमर्ज इन फ्लूइड एक्सीड द बायोन फोर्स, तो ऊपर वाला वेट नीचे वाले वेट से ज़्यादा हो रहा है, नीचे वाले मतलब कि फोर्स से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगी, मतलब इसको नीचे ले जाएगी, सिंक करने लगेगा। टेंस टू मूव डाउनवर्ड एंड इट में फाइनली सिंक, ये फाइनली दोस्तों डूब जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 पर।